हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 और चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले जानेंगे ग्लोब क्या होता है। ग्लोब, उसके बाद अक्षांश और देशांतर कैसे ये चीज़ें हमें बताती हैं और कैसे हम इनके जरिए किसी पिन पॉइंट लोकेशन को जानते हैं और किस तरीके से हम टाइम एक उस जगह पर एग्जैक्ट उस जगह के हिसाब से कितना टाइम होगा, ये सब चीज़ें कैसे जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें जाना है, हमने जैसे पिछली कक्षा में देखा था कि हमारी पृथ्वी कहाँ पर है। अब पृथ्वी के बारे में जानेंगे, मतलब पहले तो हम पूरे सौर मंडल में पृथ्वी का जाना, अब पृथ्वी पे पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ग्लोब आता है। आपने देखा होगा क्लासरूम में कभी ग्लोब रखा हुआ। तो ग्लोब क्या होता है, एक ऐसी पृथ्वी जैसी आकृति होती है, ठीक है, पृथ्वी जैसी आकृति जिसमें सब कुछ बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ। बेस है यहाँ से, इस तरीके से एक ऐसे नीचे तरफ बेस बना होता है, उस पर रखा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने देखा होगा कि सारे देश के नाम, जैसे कि यहाँ अपना भारत हो गया, या यहाँ पे कोई एक कंट्री हो गई, यहाँ पे कहीं पर समुद्र बना है, कहीं पर लैंड है, लैंड के मानचित्र बना हुआ है इस तरीके से। और एक चीज और खास इसमें देखी होगी कि आपने, कि इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं कि इस पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं। ये एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक होती हैं, सारी की सारी लाइनें, ठीक है। तो पृथ्वी भी हमारी सेम इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो जैसे कि पृथ्वी इस तरीके से ऐसे ग्रिड में बनी होती है, मतलब इस तरीके से अगर इसको यहाँ पर एक छोटा सा एक टुकड़ा काट लिया जाए, मान लीजिए इतना आपने काट लिया, तो उस जगह पे जो पॉइंट्स रहते हैं, अब इनके बारे में जैसे जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे गोलाकार है, जितने भी हैं ये ऐसी लाइनें जो गोलाकार हैं, उनको अब अगर ऐसे ड्रॉ करें तो एक टुकड़े पे इस तरीके से आएंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। ये एक ऐसे में दिखेगा कि यहाँ पर ये निश्चित दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस निश्चित है, एक इक्वल है। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये सबसे पहले पृथ्वी पे ये दो ध्रुव होते हैं, एक ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये जो लाइनें होती हैं स्ट्रेट वाली, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती हैं, और सभी का मिलन पॉइंट जो है वो एक ही होता है। तो ये ऐसे गोलाकार रहती हैं, मतलब स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइनें हैं ये स्ट्रेट होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वही लास्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। तो जो ये लाइनें होती हैं, इन लाइनों को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये एक जगह बीच से ऐसे निकला होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो ये लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये लाइनें जो जितनी भी क्षैतिज लाइनें हैं, क्षैतिज रेखा है, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। इनको जानने के पहले पहले समझते हैं हम कि ये क्या होता है। जैसे कि एक ये रहा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बन रही है एक सीधी रेखा, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्ष। एक ऐसे करके अभी यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये है, तो एक ये लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बन गया। तो पृथ्वी हमारी, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि अंडाकार है, तो ये इनका अक्ष है। ये अक्ष मिलता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दोनों को मिलाता है। और ये अक्ष ये झुका हुआ होता है, मतलब एक सीधा है, सीधे से ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। तो अब अक्ष, आपने सुना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, तो वो यही एक्सिस है, उसको अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। ये आपका सीधा एक मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, तो इससे ये इतना जैसे सीधा होना चाहिए इस तरीके से, अब ये क्या है, इतना डाइवेटेड है, ठीक है, इतना झुका हुआ है ऐसे। तो यूं यूं अपने कक्षा में चक्कर लगाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हमने लाइनें जान ली, इसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे बटी कैसे होती है, किस तरीके से उसको क्या कैसे करते हैं, उस बारे में जानते हैं कि असल में होता क्या। तो पृथ्वी के जैसे एक गोला है, अभी नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी को बीच से ऐसे काट दो, ठीक। ये जो पृथ्वी है इसको पूरे को बोलते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। ऐसे नहीं, पूरा गोलाकार में बना देता हूँ, उसके बाद थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा विषुवत वृत्त। और उसके बाद यहाँ से बीच से काट दो, ये हो गई आपकी क्या, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये हो गई भूमध्य रेखा। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं उत्तरी, अब गोला है, गोले का आधा क्या होगा, गोलार्ध, तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दो आधे आधे गोलों में पृथ्वी बट गई, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसके समांतर जो रेखाएं चलती हैं, जैसे कि मैंने ये बताया था, क्षैतिज रेखाएं इसकी जो समांतर चलती हैं, ठीक है, जो ये रेखाएं हैं इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, इनको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो ये होती है, ये स्थिति बताती है कि ये समय, जैसे कि कोई एक है, ठीक है, और ये कहाँ तक होती हैं, ये रेखाएं होती हैं 179, ठीक है। यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ चलोगे भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ, तो ये होती हैं 89, ऊपर की तरफ चलोगे तो ये भी होती हैं, ये भी होती हैं 89, ठीक है। और एक हो गई ये भूमध्य रेखा, ठीक। तो अब 89 प्लस 1 टोटल हो जाता है 170, तो 179 रेखा है। अब ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे ऐसे करके, ठीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो हमारे निर्देशांक होता है तो उनमें हम इंगित करते हैं कि नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ, ठीक है। तो पहले हमने अक्षांश देखा, अक्षांश के बाद फिर आ जाते हैं, हाँ, ये जो भूमध्य रेखा है ये यहाँ पर होता है, और ये सारी की सारी डिग्री में होते हैं। भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 0 0 0 और 0 0, मतलब जो भी है जितने डिजिट में लेना चाहो, ठीक है। तो इसके बाद फिर आते हैं आगे हम इस बारे में कि अक्षांशीय रेखाएं कैसे निकालते हैं।
चलो इसके बारे में थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे है, तो सबसे पहले ये हो गया, ज़्यादा ऊपर बन गया, भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर कहीं कर्क रेखा है और नीचे है मकर रेखा, जो कि भूमध्य रेखा से बराबर की दूरी पर है। ठीक है, बराबर की दूरी पर रहता है, ये रहता है 23.5 डिग्री, ये भी रहता है 23.5 डिग्री, ये रहता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रहता है साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, कर्क रेखा तो हमारे भारत से भी निकलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनके बारे में जानना कि मकर रेखा, हाँ इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो जो इसके बाद आते हैं कि कटिबंध क्या रहते हैं, जैसे कि ताप कटिबंध, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है कि जब सूर्य अपने क्या नाम उष्ण कटिबंध में होता है, ये जो होता है कि ये इस बीच का, इनके बीच का ये जो हिस्सा रहता है, ये रहता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उसका रीजन ये होता है कि मैक्सिमम टाइम में जो सन होता है, सन इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में रहता है। ठीक है, मतलब उसका जो मेन वो रहता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर तक जाएगा, ऊपर से जाके नीचे तक आएगा, तो सर की मतलब उसका क्या बोलते हैं, सन की जो प्रकाश किरणें हैं वो ज़्यादातर इसी हिस्से में पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि इसी हिस्से में डेजर्ट सबसे ज़्यादा है, या जंगल भी इसी हिस्से में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, पानी वानी मिलेगा, तो ये क्या बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा पेड़ पौधे खिलेंगे। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी में होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इसी जगह होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि फिर इसके बाद आता है कि ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है सूरज की किरणें यहाँ पर हमेशा ऐसे तिरछी पड़ती हैं। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से। तो जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इनको बोलते हैं, मतलब इसके जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हिस्से को और इस हिस्से को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये हिस्सा होता है सीधा पॉइंट पे, मैक्सिमम जो इसके नजदीक का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है बहुत कम पड़ पाती, इस हिस्से में तो थोड़ी थोड़ी पड़ती है। जैसे कि आप भारत के उत्तरी भाग में देखो, तो वहां पर क्या होता है कि ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है। मतलब जब सूर्य इस साइड में चल रहा होता है, इस साइड में, मतलब सूर्य की जो किरणें इस साइड में पड़ रही होती हैं, तब यहाँ पर भारत में जैसे इस तरीके को मान लो। चलो इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके बारे में फिर से दोबारा बना देंगे। जैसे ये भारत है, ठीक है, ये हमारा मान लो सेंटर पॉइंट भोपाल है। ठीक, जहाँ के जस्ट ऊपर से जो कर्क रेखा जाके निकलती है, ये हमारा कश्मीर है, मतलब जे एंड के लिए होता है, जे एंड के। ये हमारा क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर कहीं इक्वेटर है,
तो इक्वेटर से जब सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ेगा, सूर्य की दिशा इस साइड रहेगी, मतलब पृथ्वी की जब डायरेक्शन ऐसी होगी जब सूर्य की किरणें इधर पड़ रही होंगी, तो सबसे पहले इस एरिया को पढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ते बढ़ते धीरे 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 यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, सूर्य के जो मूवमेंट है, मतलब पृथ्वी का मूवमेंट है, जो सूर्य का यहाँ पर छेद एकदम सीधे ऊर्ध्वाधर बढ़ेगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से थोड़ी सी तिरछी पड़नी शुरू होगी, ऐसे करके तिरछी 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 तिरछी। ठीक, तो यहाँ तक जाएगा। जब यहाँ पर जा रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर प्लस में होगा, मतलब बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर पड़ेगी गर्मी। ठीक है, यहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। फिर जब सूर्य इस साइड इस डायरेक्शन में वापस जा रहा होगा, तो जो क्या नाम सूर्य की किरणों की दिशा है वो बदल जाएगी, वो नीचे की तरफ हो जाएगी। जब यहाँ तो फिर टेम्परेचर यहाँ का हो जाएगा डाउन, तब यहाँ पड़ेगी सर्दी। तो आपने ज्यादातर देखा होगा इस एरिया का मौसम जो है वो लगभग बराबर रहता है, क्योंकि एक साल में चढ़ते हुए ऊपर जब जा रहा होता है गर्मी मान लो पड़ी। ठीक है, जैसे ही सूर्य का इधर मुड़ा, मतलब वही मुड़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पर गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही फिर वापस जाना शुरू हुआ तो गर्मी कम हो गई और ठंड बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, ये होता है, और सेम इसी इसमें भी वही होता है। और जैसे कि यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ही कम पहुंच रहा है, तो इसलिए इस इलाके में ठंड सबसे ज़्यादा बढ़ती है और बर्फ भी इधर सबसे ज़्यादा जमती है। ऐसे ही अगर ऊपर चले जाओ, इसके ऊपर रसिया में मतलब रसिया में हो गया, साइबेरियन साइबेरिया वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एकदम से उत्तरी ध्रुव में पड़ जाता है। तो जब उत्तरी ध्रुव में पड़ता है तो वहाँ पे टेम्परेचर उतना पहुँच ही नहीं पाता, तो इसलिए वहां पर इतनी बर्फ जमती है। सेम दक्षिणी ध्रुव में होता है। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच की जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट रहती है, वहीं पर सबसे ज्यादा आपको जंगल मिलेंगे, वहीं पर सबसे ज्यादा आपको डेजर्ट मिलेंगे, मतलब हर चीज जो भी होना है सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। वहीं पर सबसे ज्यादा टाइप की आपको जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है, सबसे मतलब तरह तरह की चीजें, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी सबसे, क्योंकि यहाँ प्रकाश जहाँ पे जितना ज्यादा रहेगा, मतलब प्रकाश जितना अवेलेबिलिटी रहेगी प्रकाश की मैक्सिमम साल भर की मैक्सिमम टाइम में जितना प्रकाश का जो अवेलेबिलिटी है, तो वहीं पर क्रिएचर पेड़ पौधे ये सारे के सारे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो अक्षांश का समझ गए। अक्षांशीय रेखाएं सीधे सीधे होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और इसके बाद मतलब हर एक रेखा के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है 111 किलोमीटर। ठीक है, और ये फिक्स है, यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, मतलब यहाँ के बीच की अगर दूरी इतनी है तो यहाँ के भी बीच की दूरी इतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, और यहाँ पे भी इतनी ही होगी। दो रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब दो जो अक्षांश, जैसे कि 22 डिग्री ये लाइन है, मान लो ये लाइन 22 डिग्री है और ये लाइन 23 डिग्री है। 22 डिग्री से 23 डिग्री तक जाने में आपको 111 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तब आप 23 डिग्री वाली लाइन पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अब देशांतर रेखाएं, वो क्या होती है। देशांतर रेखा किस चिड़िया का नाम है ये हम जानते हैं अभी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक, अब ये क्या होता है कि यहाँ पर एक कोई है, अब ये वृत्ताकार ऐसी रेखाएं चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती हैं। ठीक है,
ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये इसका हो गया एक्सिस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस, मतलब अक्ष, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि ये रेखा है, कहीं ना कहीं तो इनका हाँ, इन रेखाओं को एक समय रेखा भी बोलते हैं कि इन रेखाओं से ही डिसाइड होता है कि समय कहाँ पर कितना होगा। अब इन रेखाओं का भी है, ये ईस्ट बाउंड चलती हैं और वेस्ट बाउंड चलती हैं, ठीक। या तो ये ईस्ट की तरफ होगा, जैसे एक तो पर अगर ईस्ट बाउंड वेस्ट बाउंड कोई तो एक जगह होगी जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो ये 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री वाली, ठीक है। ये भी ऐसे मतलब है इस तरीके से, अब जैसे ऐसे कटी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इन रेखाओं को अंग्रेजी में मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। प्रधान देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। तो ये जो जगह है ये कहीं ना कहीं लंदन से होके निकलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीनविच, ठीक है। जी, तो देशांतर यहाँ से जैसे ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, जो सेंटर लाइन होती है इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ये लंदन में एक इनकी वो है, क्या नाम, लैब है, वहां से होके निकलती है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये होती है 0 डिग्री, ठीक है। फिर एक एक करके ऐसे लाइनें बढ़ती जाती हैं, तो 1 डिग्री, तो ये ऐसे चलती है कितना, 180 डिग्री ईच, मतलब ये पूर्व की तरफ 180 डिग्री और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, तो ये टोटल 360 लाइनें होती हैं, हर एक ये अंश पे एक एक लाइन बढ़ती जाती है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, एक चीज इसमें जो हमने उसके बारे में सुना था, जो ये लाइनें होती हैं जिनको हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कॉमन होती है, मतलब दोनों दो रेखाओं के बीच में 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर है, तो मतलब 111 किलोमीटर ही रहेगी। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है सारी की सारी और ये ऐसे गोला बनाती हैं, वृत्त बनाती हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो किसी एक लाइन से कि जैसे मान लो आधा काट लो, चलो सपोज करो कि आपने इसको आधा काट लिया, ठीक है, तो आधा काटने का मतलब है ये सीधी लाइन, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन ड्रॉ ना भी करो तो समझो कि ये 0 डिग्री है और ये सबसे लास्ट वाली है 180 डिग्री, ठीक है, पूर्व 180 डिग्री ईस्ट, ठीक। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, लेकिन यहाँ पे वाई होगी, यहाँ पे जेड होगी, यहाँ पे समथिंग एल्स, मतलब जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एक नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो या यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ है, क्योंकि ये यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम डिस्टेंस खत्म हो रही है ना जहाँ से मिल रहे हैं, फिर उसके बाद फैलते हुए ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की है वो इस पॉइंट की नहीं होगी। तो इसमें ये एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अक्षांशीय रेखाओं में दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है बराबर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में बराबर नहीं होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि डिग्री एक्स एक्स डिग्री, वाई वाई मिनट और जेड जेड सेकंड में बटे होते हैं हर एक लाइन, इनके बीच में भी कई सारी लाइनें होती हैं, ठीक है। पहली लाइन हो गई ये डिग्री की, फिर इसके बाद सेकंड की, फिर सॉरी मिनट की, मिनट के बाद सेकंड की। तो अब बात करते हैं, ये हमने जान लिया। हाँ, एक चीज और कि जो पृथ्वी का हमारा चलना होता है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, पृथ्वी कहाँ से चलती है, तो हम इसको हमेशा यहाँ से इसीलिए या तो पश्चिम की तरफ नापते हैं या तो पूर्व की तरफ नापते हैं।
पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तभी तो हमारा सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य तो ऐसे जा रहा है तो पृथ्वी ऐसे हो रही है। मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये मान लो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ से पृथ्वी यूं घूम रही है तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है, सूर्य एक जगह है, ठीक है। तो हमें दिखता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से अब इस पॉइंट पे आ गई, मतलब सूर्य यहाँ आ गया पश्चिम पे, जो हमारा पश्चिम, ये मान लो देखो ये पूर्व है ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूर्व यहाँ पे है, सूर्य होगा, ठीक, पृथ्वी यूं घूम रही है, ये पश्चिम सूर्य के सामने आ गया। तो ऐसे करके हमें समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय कैसे निकालते हैं इसके हिसाब से, मतलब अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा से पहले हम जानेंगे कि हम समय कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हर एक लाइन की, जैसे 180 लाइन है, ठीक है, 180 लाइन है, प्रत्येक लाइन का जो डिस्टेंस है 4 मिनट का है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक। तो एक घंटे में कितनी लाइनें चाहिए? 15 डिग्री, ठीक है, मतलब 15 लाइनें जब क्रॉस कर जाओगे तब आप 1 घंटा ट्रैवल करोगे, 1 आवर, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। सेम चीज ऐसे ही चलती है। तो जैसे हमें किसी जगह का टाइम निकालना हो और वहां का अगर दिया हो ग्रीनविच पे 00 टाइम है, वहां पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो यहाँ से आप पूर्व की तरफ बढ़े, पूर्व की तरफ कितना बढ़े? 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री बढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ का टाइम चाहिए। आपको पता है कि देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण करती हैं। तो जब 60 डिग्री में आप पहुंचे तो 60 डिग्री को डिवाइड कर दो 15 डिग्री से, ठीक, 15 चौको 60, 15 डिग्री में हमारा 1 घंटा आता था। यहाँ पे हमने सीखा था कि 15 डिग्री ट्रैवल करेंगे, 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हम 1 घंटे आगे बढ़ गए, ठीक। तो जब ये 1 घंटे आगे तो कितना हो गया? 4 घंटा। इसके बाद इसके अलावा और कितना दिया हुआ है? 1 डिग्री पे 4 मिनट। तो ऐसे करके हम टाइम निकालते हैं। जैसे भारत का है 82 डिग्री, 82 मान लो, 82 डिग्री मान लो, तो 82 डिग्री का निकालो कितना हो जाएगा? 15 अपना 75, ये 82.5 डिग्री है एक्चुअली, 82 30, ठीक है। ये रेखा जो भारत की है, भारत का जहाँ से IST लिया जाता है, हाँ यहाँ पे जो है, हाँ ये चीज टाइम 4 घंटा क्या हुआ? 4 घंटा इसके आगे हुआ, ठीक है, 0 डिग्री। अगर यहाँ पर रात के 12 बजे हैं, मतलब 0000 हुआ है, अगर आप 60 डिग्री पे हो तो मान लो ग्रीनविच GMT पे है 0000 और आप 60 डिग्री पे हैं, तो आपका टाइम होगा 0400। 4 घंटे आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब सेम कहानी जैसे 82.5 भारत का है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब 82.5 15 बना 75, समझे नहीं समझे? 15 इज इक्वल टू, सॉरी 82.5 में पहले तो नियरेस्ट 15 का जो गुणनखंड होगा वो जो 75, उसमें 15 का आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक। तो इसके भाग दे दो 15 का, क्योंकि 15 बराबर 1 घंटा, तो ये 5 आ गया, मतलब पहले तो सीधा सीधा 5 घंटा हो गया। फिर 82.5, 75 से कितना ज्यादा 82.5 है? 7.5, 7.5 डिग्री है ना, तो 7.5 डिग्री मतलब आधा घंटा और 5.5 घंटा,
मतलब अगर यहाँ पर टाइम होगा 0000 तो भारत में टाइमिंग होगा उसका 0530। ठीक है, जीएमटी में अगर 00 है तो आईएसटी में कितना हो गया 0530। ऐसे करके टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आपने टाइम सीख लिया। अब सीखते हैं किसी जगह का निर्धारण कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, निर्देशांक किसी जगह के पर्टिकुलर प्लेस की। ठीक है, पिन पॉइंट लोकेशन कैसे आती है। एक डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गया। मतलब ये कि अगर हम एक ब्लॉक तोड़ें, देखो चलो अब इसका काम खत्म हो जाता है। अब दोनों का हम पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का समावयन, मतलब दोनों का एक संयोजक रूप, एक ऐसे संयोजक नहीं बोल सकते, एक सम्मिलित रूप। मान लो एक हमने पेपर ऐसे काटा मैप का, ठीक है, ये हमने काटा, मान लीजिए ये लाइन है 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और ये लाइन है 21 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सी है, अगर नॉर्थ और साउथ लगा है तो होती है, अगर नॉर्थ और साउथ लगा है तो होते हैं अक्षांशी रेखा। क्या होती हैं, अभी पहचानना सीख लो, अक्षांशी रेखा है। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड, समझे, लैटिट्यूड। अगर ईस्ट और वेस्ट लिखा है तो होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर रेखा है। समझे, अक्षांशी रेखा है और देशांतर रेखा है। तो ये हो गया। अब ये जो जगह है ये है मान लो 75 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, ये है 76 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ही रहेगा। ग्रीनविच के इधर से अब मैप के हिसाब से देखेंगे, अभी और आगे मैप भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो एक ये ब्लॉक हो गया। अभी ये क्या है, डिग्री में, अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे इनको, तो 60 लाइन ऐसे जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 60 लाइन यूं ड्रॉ होंगी, और अगर इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 लाइन यूं ड्रॉ होगी। ठीक, अभी क्या था, हमारा एक ब्लॉक था तो हमें बड़ा सा लग रहा था, अभी छोटे छोटे ब्लॉक हो गए। तो अब जैसे कि 60 का यहाँ पर है कोई जगह, यहाँ पर, ठीक है, जो इधर से बढ़ता है कितना, इधर से बढ़ता है 45 और इधर से बढ़ता है 15 ब्लॉक इधर है, और इधर से 45 ब्लॉक इधर ये है। तो ये पूरे ब्लॉक की जगह कितनी हो जाएगी। अब ये पिन पॉइंट नहीं है, अभी एग्जैक्ट नहीं है। इस ब्लॉक की जगह का अगर वो इस ब्लॉक को अगर एक सम्मिलित रूप में पढ़ेंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगी 20, ठीक है, 45 ऊपर बढ़ा 30 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक, और इधर से जोड़ो कितना था 75 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हो गया। अभी एक और ब्लॉक करते हैं, अभी तो हमने इसको सीख लिया, अब इस ब्लॉक को बाहर निकालते हैं। ठीक, अभी ये हटा दो। अभी जगह हमारी क्या थी 20 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ और 75 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब ये ब्लॉक था हमारा ये वाला, इसको हमने बड़ा कर लिया। अब इसका भी पिन पॉइंट और निकालना है तो सेकंड में, तो 1 डिग्री को तोड़ लो, उसके आगे आएगा, लेकिन ये आएगा कितना, ठीक है, उसके अंदर भी हमें सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में फिर 60,
फिर 60, ठीक है। मतलब ये डिग्री वाला वो मिनट वाला था, अब इसमें सेकंड में भी निकाल लो। मान लो इधर से चलते हुए ये 45, ये है 35 सेकंड, ये एक ब्लॉक मान लो, इधर से 35 है, इधर से 30 है, ठीक है। अभी ब्लॉक आ गया पिन पॉइंट उतने बड़े ब्लॉक में, तो ये क्या हो गया 20 डिग्री 45 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। नॉर्थ 75 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकेंड ईस्ट। ये ऐसे निकालते हैं हम पिन पॉइंट लोकेशन, ठीक है। एक किसी जगह का अगर निर्देशांक में निकालना हो तो इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे क्या बचता है, समय निकाल दिया हमने। समय के बाद देखते हैं कि हम क्यों ऐसा रखते हैं कि हमारा जो समय है उसको हम IST बोलते हैं, ठीक है। IST क्यों, भारत इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा देश है जो कि हाँ, भारत में जैसे इतनी इतनी जगह है, ठीक है। ये रही द्वारिका, ये रहा अरुणाचल प्रदेश का कोई एक कॉर्नर या असम का कोई कॉर्नर, यहाँ पे तो कुछ होगा देशांतर, यहाँ पर कुछ होगा, तो हमने क्यों ऐसे बीच का कर लिया। हमारी 82.5 दिल्ली का भी कुछ होगा, ठीक है। जो हमारी जो IST की लाइन है, IST क्या होता है, चलो ये भी जान लेते हैं। I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो हमने कितना लिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये निकलता है कहाँ से, प्रयागराज के नैनी जगह से, ठीक है। हमने उसको मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इनके हिसाब से टाइम देखा जाए तो लगभग में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अगर यहाँ पर कोई टाइम है जिस समय पे, सेम टाइम पे अगर यहाँ का टाइम निकाला जाएगा तो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो इतना क्यों, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे यहाँ पे अब इनको बोलते क्या है, ये होता है टाइम जोन, इसको बोलते हैं टाइम जोन। यहाँ का जो टाइम जोन है वो अलग है, यहाँ का टाइम जोन है जो अलग है। हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, हमने बीच का एक ले लिया। मैंने कहा हम इस हिसाब से अगर 12 बजे होंगे तो पूरे भारत की घड़ियों में 12 बजेंगे, लेकिन अगर हमने टाइम जोन ये स्टैंडर्ड नहीं लगाया होता तो यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर तो कुछ और बजते। मान लो यहाँ पर 7 बजे, तो यहाँ पर तो 5 कितना 5:15 हो रहा होता। मान लो 07, तो यहाँ पर तो 5:15 होता है ना, क्योंकि ये पहले पड़ता है। ये है द्वारका, ये है मान लो जैसे किताब में रेफरेंस दिया है डिब्रूगढ़ का, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर तो 7 बज गए, यहाँ पर 5:15 ही हो रहा है। तो इससे जो टाइम जोन डिफरेंस को किल करने के लिए, ताकि पूरा देश एक ही चेन में बंध जाए, एक ही कड़ी में बंधा हो, ठीक है, उसके लिए हमने कि एक टाइम पे रहेगा। अब मान लो दिल्ली ने ऑर्डर किया कि 12:30 बजे मीटिंग है, ठीक है, 12:30 बजे मीटिंग है। भाई साहब ये यहाँ के हिसाब से था, इनका कुछ अलग टाइम चल रहा है, ये तो भाई साहब और लेट आएंगे। मान लो यहाँ पे दिल्ली ने ऑर्डर दिया कि द्वारका में 12:30 बजे मीटिंग, सारे द्वारका मतलब गुजरात गुज्जू भाई सारे पहुंच गए यहाँ, ठीक। अब आसामी भाई कैसे पहुंचेगा, आसामी भाई बोलेगा 12:30 बजे अगर यहाँ का है, तो आसामी भाई क्या सोचेगा कि इसके यहाँ का डेट 1:45 है, 1:45 PM हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये PM चल रहा है, तो ये तो भाई ये इसके यहाँ पर 1:45 हो गई, पहले पहुंच जाएगा, ठीक है।
ये और पहले पहुंचेगा, मतलब कितना, जस्ट पौने 2 घंटा पहले पहुंचेगा। पौने 2 घंटा पहले पहुंचने का मतलब है ये भाई साहब पहुंचेगा 10:45 पे, है ना। ये 10:45 में आप पहुंचा होगा, गुज्जू भाई आराम से ढोकला खा रहा होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर यही मीटिंग यहाँ रख दी तो ये भाई साहब लेट लेट हो जाएंगे, मीटिंग खत्म। तो इसको किल करने के लिए हमने एक टाइम जोन बनाया, हमने एक लाइन रखी, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, ठीक है। तो ये है कहानी हमारे स्टैंडर्ड टाइम की। जो समय मानक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये रही हमारी कहानी। थैंक यू पढ़ने के लिए। बाकी आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।